हेलो दोस्तों। अब जेपीएससी के सीरीज में हिस्ट्री के सीरीज में हमने पिछले बार देखा था कि हिस्ट्री को हम लोग माइंड मैप के थ्रू मतलब माइंड मैप जैसा बना करके हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और हम जो बाज़ार में और मार्केट में जो मोटी मोटी बुक मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा है कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट होता भी नहीं कुछ। उसको बस किताब को ज़्यादा मोटी बनाने के लिए, ज़्यादा थिक बनाने के लिए वो लोग यहाँ वहाँ का इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जो हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों ने उनको एक मतलब कलेक्ट करके एक माइंड मैप बनाया जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको बना करके हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोग देख लिया था कि प्राचीन काल में देख लिया था, फिर जैन और बौद्ध धर्म का क्या झारखंड में प्रभाव पड़ा वो भी देख लिया था, फिर मौर्य काल में देख लिया था और गुप्ता काल में देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसमें, गुप्तोत्तर काल में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये झारखंड, इसमें झारखंड हिस्ट्री का हम लोग पूरा माइंड मैप बना लिया है, मतलब इजी जिसमें हो माइंड में याद रह जाए इस तरह बनाया है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, ये गुप्तोत्तर काल कब से कब माना जाता है, ये 550 से लेकर 650 ईस्वी में जो है, तब ये गौड़ जो था, गौड़ गौड़ कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल का शासक जो शशांक, एक प्रतापी शासक था। ये गुप्तोत्तर काल का गौड़ में जो है, ये पश्चिम बंगाल में इसका शशांक क्या था, शशांक याद रखिएगा दोस्तों इसको। उसके साम्राज्य में मिदनापुर, मिदनापुर कहाँ, वो भी पश्चिम बंगाल में, से लेकर सरगुजा छत्तीसगढ़ तक का वन प्रांत शामिल था। ठीक है, जो भी है ये कहाँ से, ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ था। तब ये जो दोनों छत्तीसगढ़ तक था, इसका मतलब इसके बीच में झारखंड भी था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि गुप्तोत्तर काल का जो है शशांक, शासक शशांक के अधीन झारखंड था, ये सही है या गलत है, वो सही है, क्योंकि इनका जो राज्य था कहाँ, मिदनापुर पश्चिम बंगाल से लेकर के सरगुजा छत्तीसगढ़ तक था। अब जब शशांक का बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित हुआ तो उसने बौद्धों को उत्पीड़न शुरू कर दिया। जो पहले हमने देखा, इससे पहले पार्ट में आपने वीडियो में अगर देखा होगा तो उसमें हमने देखा कि बौद्ध का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था झारखंड में। और तो जब ये शशांक जो यहाँ पे स्थापित हुआ, ये झारखंड में, जो बिहार माना जाता तब तो बिहार झारखंड का ही, झारखंड बिहार का हिस्सा था, साउथ बिहार नाम से जाना जाता था। तो उसका उत्पीड़न स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए, पश्चिम की ओर से हर्षवर्धन तथा पूर्व की ओर से भास्कर वर्मन द्वारा दबाए जाने पर उसने अपनी राजधानी कहाँ पे, पौड़बर्धन खाली कर दिया और दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि झारखंड में जो है पहाड़ी क्षेत्र था, तो जिस किसी राजा को बचने के लिए या छुपने के लिए जगह चाहिए था तो ये उनके लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। ठीक है, ये वहाँ पे झारखंड राज्य जो था ये सबसे अच्छा जगह मानी जाती थी। तो जब ये हर्षवर्धन ने पश्चिम की ओर से किया, ये भास्कर वर्मन ने दबाए जाने पर उसने राजधानी पौड़बर्धन जो था उनका खाली करके वो कहाँ पे आ गए, वो झारखंड पे आ गए। अब उसकी शक्ति का केंद्र वरुणिका बनी, जिसे इन दिनों वरुण अथवा सोन ईस्ट बैंक कहा जाता है। अब देख लेते हैं, एक शैव धर्मावलंबी, शैव धर्मावलंबी थी ये। शशांक की मूर्तिभंजक उग्रता इतनी बढ़ गई कि उसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। ये शशांक जो थे ये शिव भक्त थे, जिसको शैविज्म कहता है, वो थे। तो इन्होंने उनका मतलब बौद्ध के प्रति इनका नफरत इतना बढ़ गया था कि वो जितना भी बौद्ध का केंद्र था सबको नष्ट कर दिया गया था, करने स्टार्ट कर दिया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता था कौन सा शासक जो था झारखंड में जो बौद्ध के केंद्र को नष्ट कर रहा था। तो आपका माइंड में ये आ सकता हो सकता है कोई मुस्लिम आक्रमण आया होगा, ये उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, ये थे शशांक। ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया इनको नष्ट करना। उसके बाद झारखंड में बौद्ध जैन धर्मों को जगह वो हिंदू धर्म को प्रधानता स्थापित हो गई। 10वीं सदी में, 10वीं ईस्वी तक झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन होता है, पूछता है कि झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित करने वाला कौन सा था, तो ये होगा आपका शशांक था। अगला देखते हैं, दुलमी, तेलकुंपी,
पकवीरा आदि स्थलों पर ब्राह्मण द्वारा निर्मित मंदिरों का अवशेष इसकी पुष्टि होती है। अभी भी उसका जो है अवशेष मिला है इन सब प्लेसेस में। कहाँ पे? दुलमी है, तेलकुप्पी है और पकवीरा में ये होता है। इन मंदिरों का अधिकांश मंदिर शैव का है, मतलब ये शिवों का, शिव का मंदिर है ज़्यादातर, क्योंकि ये शिव भक्त हैं। अब अगला देखते हैं, ये पुष्यवती वंश जो थे, ये वर्धन वंश के माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली शासक जो थे हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य काल में कजांगल, मतलब कजांगल किसको कहता था? राजमहल। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजमहल को पुराना किस नाम से जाना जाता था? इसका होगा कजांगल। इससे पहले भी हमने देखा कि झारखंड को, राजमहल को, छोटा नागपुर को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे अर्थशास्त्र में उनको अलग नाम से बोल दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में उसको अलग नाम से दिया गया है। उसके बाद जो बाहर का जो ट्रैवलर आए थे, जो यात्री आए थे, उन्होंने अलग अलग नाम से दिया गया है। तो याद रखिएगा, उन्हीं में से ये कजांगल जो थे ये राजमहल का हिसाब कहते थे, का छोटा राज्य शामिल था। मतलब ये जो हर्षवर्धन था, तो ये जो राजमहल एरिया जो है वो उसमें भी ये शामिल था। कजांगल में ही हर्षवर्धन ने चीनी यात्री ह्यूनसैंग से पहली बार मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्षवर्धन ने चीनी यात्री ह्यूनसैंग से पहली बार कहाँ मिला था? तो इसका होगा कजांगल, मतलब राजमहल। हो सकता है नाम चेंज करके दे दे कि पूछ दे कि कहाँ मिला था, ऑप्शन में राजमहल रहे, तो आपको याद होना चाहिए कजांगल जो है उसी को राजमहल कहा जाता है। उससे बहुत प्रभावित हुआ जो मिले, ये जो ह्यूनसैंग से मिला। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा, उन दोनों साथ में बहुत बरसों रहा है। हम लोग उसको तो देख लिया है पहले, लेकिन हम लोग झारखंड स्पेसिफिक देख रहे हैं, इसलिए जो है ह्यूनसैंग हर्षवर्धन से कहाँ मिला? ये कहाँ पे मिला? राजमहल में मिला। ठीक है, अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल झारखंड में क्या था? ठीक है, इस काल में छोटा नागपुर के ऐतिहासिक राजवंशों के अतिरिक्त जनजाति राज्यों का भी स्थापन हुआ। यहाँ जनजातियों में मुंडाओं की प्रधानता थी। जो मुंडा जनजाति थे उनके प्रधानता थी। कब? पूर्व मध्यकाल में। और राज्य निर्माण का कार्य भी सर्वप्रथम उन्होंने ही शुरू किया। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम जो है राज्य निर्माण का काम शुरू किसने किया पूर्व मध्यकाल में, तो इसका आंसर होगा आपका मुंडा। ठीक है, मुंडा के प्रधान में। ठीक है, अगला देखते हैं, ये रीता मुंडा, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीता मुंडा प्रथम मुंडा नेता था जिन्होंने इस क्षेत्र पे जनजातीय राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, रीता मुंडा याद रखिएगा। इसने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। किनको चुना? ये याद रखिएगा, सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। किन्होंने चुना? रीता मुंडा ने सूतिया पाहन को चुना। किनका? मुंडाओं का शासक चुना। सूतिया ने नव स्थापित राज्य का नामकरण किया कि सूतिया नागखंड। जो ये जो नया बनाया एक नव स्थापित जो बनाया ये राज्य, उनका नाम दिया क्या? सूतिया नागखंड। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को लिया है। बाकी सब जो है यूजलेस है, एग्ज़ाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सबको हटा दिया है दोस्तों। उसने अपने राज्य में 7 गढ़ों में विभक्त किया, मतलब अपने राज्य को 7 गढ़ में डिवाइड कर दिया, बांट दिया गया। उनमें कौन कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 7 गढ़ों में कौन सा शामिल था, और कि 7 गढ़ जो थे उनका अभी जो न्यू नाम है, नया नाम है, उन दोनों में मैच करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 7 गढ़ कौन कौन से थे देख लेते हैं दोस्तों। लोहागढ़, जिसको अभी नाम है, मॉडर्न नाम इसका लोहरदगा। दूसरा है हजारीबाग। तीसरा है पलूनगढ़, जिसका अभी नाम है पलामू। उसके बाद 5वां है मानगढ़, जिसका मानभूम नाम है। छठा है सिंहगढ़, जिसका सिंहभूम नाम है। और सॉरी, ये 5वां था। और ये कैसलगढ़ और ये सुरगुजगढ़, ये कहाँ पे था? ये सरगुजा, जिसको अभी मॉडर्न कहते हैं। इन 7 गढ़ों में उसने 21 परगना में विभक्त किया था। इन गढ़ को फिर से परगना में बांट दिया गया था। इनमें से कुछ परगना का नाम आज भी क्या है? पूर्ववत है। स्पष्टता यह है कि सूतिया पाहन द्वारा स्थापित ये राज्य प्राय संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में विस्तृत था, किंतु यह राज्य स्थायी
सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रचार प्रसार के साथ साथ ही आर्य जातियाँ जातियाँ इस क्षेत्र में प्रविष्ट होने लगी थी। ठीक है, ये 7 गढ़ जो है इसको याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मौर्य काल से लेकर के वर्धन काल तक नवागंतुकों मतलब विजिटर, जो भी बाहर से आते हैं विजिटर की संख्या का निरंतर बढ़ती गई तथा इन्हीं में से कुछ छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में नए नए राज्यों की स्थापना की। बाहर से आने वाले लोग आते गए और एक नया नया इन्होंने राज्य की भी स्थापना किया। इनमें से प्रमुख कौन से थे? प्रमुख थे पलामू, सरगुजा, कोरांव तथा बरवे के रक्सेल राज्य की छोटा नागपुर, खास के नागवंशी राज्य और पोरहट के सिंह राज्य थे। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे नाम हमने बताया, ये सब इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये जो है सबसे पहले कौन सी है? ये पलामू है, सरगुजा है और ये कोरावे है। ये जो है बरवे के रक्सेल राज्य, छोटा नागपुर, खास के नागवंशी राजा के और पोरहट सिंह राज्य के। तो ये मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है, दोनों में मिलान करने के लिए कौन सा कहाँ पे है। अन्य उल्लेखनीय राज्य थे पंचेत थे और क्योझार थे, इसको कोइंझार भी कहते हैं। अब ये छोटा नागपुर खास जनजातियाँ का प्रमुख क्षेत्र था। ये जनजाति जितना भी छोटा नागपुर खास, जो अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वहाँ पे ये प्रमुख क्षेत्र था। यहाँ स्थापित नागवंश राज्य के संपूर्ण छोटा नागपुर का प्रमुख स्थान था। ये नागवंश जो था ये छोटा नागपुर का अपने प्रमुख स्थान बना लिया था। खुकरा नागवंश की संभवतः प्रारंभिक राजधानी थी। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि नागवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो उसका आंसर होगा खुकरा। इस वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मानी जाती है। फनी मुकुट राय, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फनी मुकुट राय इस वंश का प्रथम शासक था। कौन था? ये नागवंश का पहला तो फनी मुकुट राय था। अपने समकालीन में अनेक राजाओं को इनने परास्त किया, बहुत से राजा हैं इनको हराया था। ठीक है, सुतियांबे को इसने अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम्पल आ जाएगा कि फनी मुकुट राय अपना राजधानी कहाँ पे बनवाया था, तो ये होगा सुतियांबे। ठीक है, और ये है कि अपने राजधानी में एक मंदिर, सूर्य मंदिर का स्थापना किसने करवाया था सुतियांबे में, तो ये होगा फनी मुकुट राय। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बस क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, आपको बस याद रखना है, आपका कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, स्टोरी याद रखना है, और पीछे का जो इन्फॉर्मेशन जो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं और हाईलाइट पहले से किए हुए हैं उसको याद रख लीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। इसने अपने शासनकाल में अनेक गैर आदिवासियों को निमंत्रण कर अपने राज्य में बसाया था, जो उसके उदार व्यक्तित्व का परिचायक है। ठीक है, वो बहुत उदार थे, ऐसे नहीं कि कट्टर थे। इसी वंश के चौथे शासक प्रताप राय ने राजधानी को सुतियांबे से स्थानांतरित कर चूटिया को स्थापित किया था। ठीक है, अब ये बोल देगा क्वेश्चन में, ये आ सकता है कि कौन से शासक थे जिन्होंने सुतियांबे से अपना राजधानी चेंज करके कहाँ पे, चूटिया पे कर लिया था, तो उसका आंसर होगा ये प्रताप राय। कौन से थे? प्रताप चौथे शासक थे। इसी वंश के शासक भीमकर्ण ने चूटिया को की जगह खुकरा को अपनी राजधानी बनाया। फिर जो भीमकर्ण जो आए, ये अब ये चूटिया की जगह इन्होंने कहाँ पे कर लिया, खुकरा में बना लिया, क्योंकि चूटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के निकट था, इसलिए यहाँ पे इनके लिए जगह उतना सही नहीं था, क्योंकि ये सेफ जगह नहीं था, वहाँ से आक्रमणकारी आराम से आ सकते थे, तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गए, इन्होंने वहाँ से खुकरा पे आ गए। ठीक है, इस राजा का रक्सेल राजाओं से युद्ध हुआ। किनसा? भीमकर्ण का रक्सेल राजा से युद्ध हुआ, जिसमें इसकी विजयी हुई। पलामू और उनकी दक्षिण पूर्व भागों पर रक्सेलों का आधिपत्य था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रक्सेलों का आधिपत्य कहाँ पे था, तो इसका आंसर होगा पलामू और उसके दक्षिण पूर्व भाग पर। ठीक है, ये अपने को है वंशीय राजपूत मानते थे। ठीक है, ये क्या है, ये है जो होता ना, इनका वंशीय राजपूत मानते थे। ठीक है, कौन? रक्सेल वाला। ठीक है,
इनका शासन दीर्घकाल तक बना रहा। बाद में चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिए गए। सरगुजा पर भी रक्सेल की ही एक शाखा का शासन था। संभवतः इस काल में खरवार, गोंड, किसान और कोरवा और परहिया पलामू की प्रमुख जनजातियाँ थी। ठीक है, ये सब जनजाति याद रख लीजिएगा दोस्तों। फिर से बोल देता हूँ, खुरवार, गोंड, किसान, कोरवा, परहिया, पलामू पलामू की प्रमुख जनजातियाँ थीं। इनमें खरवारों का संख्या अधिक थी और सरगुजा से लगे पहाड़ी क्षेत्र पर इनका एकाधिकार था। ठीक है, इनका मोनोपोली था। कहाँ पे था? सरगुजा का। कहाँ पे? ये जो सरगुजा से लगे पहाड़ी क्षेत्र पे। इसी काल में संभवतः दहला के कलचुरियों ने पलामू के कुछ समीपवर्ती भागों का कब्जा कर लिया था, किंतु पलामू के शेष भागों में रक्सेलों की प्रधानता थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला इन्फॉर्मेशन। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चेरों के आगमन तक, 16वीं शताब्दी के जो प्रारंभ हुआ था वहाँ से चेरों का आगमन तक पलामू के रक्सेल की प्रधानता बनी रही। ठीक है, 16वीं शताब्दी से चेरों तक, चेरों आने के बाद इनको हरा दिया गया था। रक्सेल के देवगन तथा कुंडेलवा में किले बनाकर उन्हें अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, अब रक्सेल का कहाँ पर था? ये देखिए, देवगन तथा कुंडेलवा में था। अब देखते हैं, सिंहभूम के पोरहट के सिंह राजाओं का भूमि कहा गया। ये सिंहभूम है ना, सिंहभूम को पोरहट के सिंह राजाओं का भूमि कहा गया। इसके नाम के विभिन्न में इसके नाम पे विषय में सिंह वंश का और हो जनजातियों का मतभेद है कि मतलब कि सिंह क्यों लगा रहे हैं ये हो, और इसमें दोनों में मतभेद है। जैसे कहते हैं कि ये सिंह वंश जो है, सिंह वंश के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र का नामकरण उन्होंने ही की है, उसी से पढ़ा है, इसलिए इसका नाम सिंहभूम रख दिया गया। जबकि हो जनजाति जो है इनका मतलब अवधारणा अलग है, इनका मानना अलग है। ये कहते हैं कि इन लोगों का कहना है क्या है कि इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम सिंहभूम को अपने देवता, इनका देवता जो है सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है कि सिंहभूम का नाम अब इन लोगों को हो जनजाति जो थे वो अपने देवता सिंहबोंगा के नाम से जाना रखा है, तो ये भी सही होगा। और अब आगे देखते हैं, ये आगे जो है यहाँ दो शाखाओं के शासन करने का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? सिंहभूम में मिलता है। प्रथम शाखा यह है कि ये संस्थापक कौन था? प्रथम शाखा का ये काशीनाथ था। इस शाखा का समकाल 8वीं शताब्दी से संभवतः 13वीं शताब्दी के प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 8वीं और 13 के बीच में माना जाता है। जो पहला वाला शाखा है इनका है, काशीनाथ सिंह ने करवाया था। इनके विषय में कहा जाता है कि ये पश्चिमी भारत से आए और राठौर वंश के राजपूत थे और उन्होंने पोरहट राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये काशीनाथ जो आए थे ये राठौर वंश के थे और इन्होंने पोरहट की स्थापना की थी। क्वेश्चन में आ सकता है कि पोरहट की स्थापना किसने की थी, तो ये होगा काशीनाथ ने की थी। उन पर बहुत दिनों तक छोटा नागपुर खासकर नागवंशियों का प्रभाव रहा। जो है इनका जो है छोटा नागपुर नागवंशियों का जो था उन पर प्रभाव बना हुआ रहा था। अब दुर्भाग्यवश जो है सिंह वंश की पहली शाखा का क्रियाकलाप का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। अब ये दूसरी शाखा का शासनकाल 13वीं शताब्दी से प्रारंभ शुरू होता है और इस शाखा का प्रथम शासक जो थे ये कौन थे? ये दर्पण नारायण सिंह थे। दूसरी शासक के दर्पण नारायण सिंह थे। ये सब नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इसीलिए हम शॉर्ट बना दिए ताकि आप रिपीट में देख सके। स्पीड बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, आप 2 का स्पीड भी देख सकते हैं, 1.5 के भी स्पीड से देख सकते हैं, वो आपके लिए आसानी होगा और टाइम भी बचेगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। इस शाखा के शासक काशीराम सिंह के काल में बोनई क्षेत्र में पोरहट नाम से नई राजधानी की स्थापना की। कौन सी नई राजधानी? पोरहट नाम की नई राजधानी बनाया गया। किसने? दर्पण सिंह के, काशीराम के सिंह ने बनाया। ठीक है, काशीराम के उत्तरकाली की अच्युत सिंह ने की समय में राज्य की आराध्य देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, आराध्य देवी की।
अब ये मानभूम क्षेत्र में पंचेत राज्य की भी चर्चा इसी काल में मिलती है। अब ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए। एक कथा के अनुसार यहाँ के गौवंशी राजा गौमुख को शिकारियों के दल ने अरुण वन, मतलब आधुनिक जो है पंचेत जो वन माना जाता है, में बच्चे के रूप में पाया था। ठीक है, इनको बच्चे के रूप में यहाँ से पाया गया था। बाद में उसे उन्होंने पाल पोस कर गाँव का मांझी और बाद में परगना के 84 राज चुन लिया गया। ठीक है, इसका 84 का राज 84 जगह था वहाँ का राजा चुन लिया गया इन्हीं को, जो पाल पोस के बड़ा किया इनको। ये स्टोरी इसलिए सुनाते रहा हूँ, कहानी इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। कहानी याद रहे तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाता है, आपको थोड़ा सा याद रहता है माइंड में। अब देख लेते हैं। अन्य कथा के अनुसार बाल्यकाल में एक बालक कपिला पहाड़ में रहने वाली कपिला गाय के साथ जंगलों में घूमता रहता था। संभवतः वो राजा बना और पंचकोट के किले का निर्माण करवाया। क्योंकि उनका चुनाव 5 राजाओं ने मिलकर किया था, अतः नवनिर्माण किला पंचकोट कहलाया और राजा गौमुखी नाम से विख्यात हुआ। ये पंचकोट का किला कौन बनाया? राजा गौमुखी। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं की पारस्परिक शत्रुता का छोटा नागपुर की राजनीति तथा संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसी क्षेत्र में वो भी थे। ये तीनों में हमेशा शत्रुता चलती रहती थी, ये गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल राजाओं के। ठीक है, जो बंगाल के राजा थे। अब ये लास्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते, थोड़ा सा बचा है। इटखोरी नामक स्थान पर महेंद्रपाल के शिलालेख से सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जरा प्रतिहारा ने छोटापुर नागपुर के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। किन्होंने किया था? ये गुर्जरा प्रतिहारा ने छोटा नागपुर के सीमावर्ती इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया था। अतः पाल शासकों के कमजोर हो जाने के कारण छोटा नागपुर के विभिन्न राज्य उनके आक्रांत किए जाने से बच गए। अब ये लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्राचीन काल का अंत होने तक छोटा नागपुर का क्षेत्र भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह सका। धनबाद जिला के अंतर्गत गोविंदपुर अभी भी नाम है, ये देख लीजिएगा, में स्थित ये कवि गंगाधर कब से थे? ये 1373 से 78 द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में एवं हजारीबाग स्थित दूध पानी से प्राप्त 8वीं शताब्दी शिलालेख में इस बात की पुष्टि होती है कि झारखंड जो था अब बाहरी क्षेत्र से अछूता नहीं था। ये कौन कौन सा है ये देख लीजिएगा दोस्तों। 2 चीज़ अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। ये कौन सा था? ये कवि गंगाधर ने रचित किया था। कौन सा? ये प्रस्तर शिलालेख जो धनबाद में है, मतलब गोविंदपुर में है। दूसरा है हजारीबाग स्थित दूध पानी में जो थे, यहाँ से भी ये चीज़ की पुष्टि होती है। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों रहे तो ये आपको ये कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अपना ये प्राचीन काल है, ये पूर्व मध्य काल जो है, इसको पूरा कर लिया है हमने। इसके बाद हम लोग अगला सीरीज़ में हम लोग सल्तनत काल देखेंगे, फिर मुग़ल काल देखेंगे, फिर अंग्रेज़ों के आगमन देखेंगे झारखंड में। इसी तरह 1 बाय 1 आसानी से सारा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे और माइंड मैप के थ्रू इसलिए बनाए ताकि याद रहे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब अगला जो वीडियो आएगा उसको भी देख लीजिएगा, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।